बहुत समय पहले सलेमपुर गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने घर में रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा राजू रहता था। राजू दिन भर पढ़ता था और शाम को अपनी पालतू सोनी नाम की चिड़िया के साथ खेलता था। सुबह होते ही वह एक्सेस कॉलेज में पढ़ने निकल जाता था। मोहन दिन में रिक्शा चलाता और रात में अपने परिवार के साथ सुखी से खाना खाता और बातें करता। थोड़ी देर बाद अपने परिवार के साथ सो जाता। मोहन कड़ी मेहनत करके कुछ दिन बाद एक ट्रैक्टर ले आता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और अगली सुबह मोहन ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। वह ट्रैक्टर से खेत में काम करता है और फसल उगाता है। यह देखकर उसके गांव का जो मुखिया रामदास होता है वह उससे जलने लगता है। अगली सुबह मुखिया रामदास अपने नौकर राजेश से कहता है, राजेश, ये मोहन ने जब से ट्रैक्टर लिया है इसके तेवर बदल गए हैं। इसको सबक सिखानी पड़ेगी। मुखिया और उसका नौकर आपस में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं, इसकी फसल हम बर्बाद कर देंगे। मोहन अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। कुछ दिन बाद उसकी फसल मुखिया के फसल से अच्छी होती है। मोहन ये देखकर बहुत खुश होता है। वह खेत से घर की ओर निकल जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से बताता है कि मीरा, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। मीरा कहती है, मुझे तो पता ही था, आपकी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा से सब सही ही होगा। तभी उसी रात मुखिया और उसका नौकर रामदास गायों को लेकर जाते हैं और मोहन के खेत में छोड़ देते हैं। रात भर में गाय मोहन की फसल चर जाती है। सुबह होती है, चिड़ियों की चहचहाट से मोहन जगता है और देखता है तो सुबह के 7 बज चुके थे। वह थोड़ी देर बाद खाना खा के अपने खेत की ओर निकल जाता है। मोहन जब अपने खेत में पहुंचता है और देखता है तो खेत में फसल ही नहीं होती है। मोहन रोने लगता है और उदास होकर अपने घर की ओर आता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी मीरा को बताता है, मीरा, हमारी फसल किसी ने बर्बाद कर दी है। अब तो हम बर्बाद हो गए। कैसे खाना खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे पूरी साल। यह सुनकर मीरा भी रोने लगती है। वहीं खड़ा उनका बेटा सब देख रहा होता है। तभी उसका बेटा राजू आता है और कहता है, पिताजी, माताजी, आप रोइए नहीं, मेरी नौकरी लग गई है। मुझे एक्सेस कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। मैं ये नौकरी करूंगा और पुलिस की तैयारी करूंगा और पता लगाऊंगा हमारी फसल किसने बर्बाद की है। यह सुन के मोहन और उसकी पत्नी मीरा के आंसू खुशी में बदल जाते हैं। अगली सुबह होती है और सूरज भी खिला खिला निकलता है। राजू तैयार होकर नौकरी के लिए घर से शहर की ओर निकल जाता है। राजू जब ट्रेन में बैठकर शहर जाता है तो यह सोचते हुए जाता है कि जिसने भी फसल बर्बाद की है उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। यह सोचते सोचते शहर पहुंच जाता है। यहाँ मोहन और मीरा अकेले पड़ जाते हैं। तभी मीरा कहती है, सुनिए, अब हमारे पास रिक्शा तो नहीं है। आप एक काम करिए, पास में जो जगह है रामू काका की, उसमें चाय की दुकान खोल लीजिए।
रोज के 2 पैसे ही आएंगे और घर में राशन भी नहीं बचा। यह सुन के मोहन कहता है, पर रामू काका वो अपनी जगह देंगे या नहीं? तभी मीरा कहती है, एक बार रामू काका से बात कर लीजिए। मोहन रामू काका से बात करने के लिए अपने घर से उनके घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में सोचते हुए जाता है कि रामू काका जगह देंगे या नहीं। यह सोचते सोचते रामू काका का घर आ जाता है। रामू काका कहते हैं, हाँ बेटा मोहन, इतना परेशान क्यों हो? मोहन उनको अपनी सारी बात बताता है। रामू काका जमीन देने के लिए हाँ कर देते हैं। मोहन बहुत खुश होता है और वहाँ से अपने घर की ओर आ जाता है। अगली सुबह मोहन अपनी दुकान खोल लेता है और देखते ही देखते वहाँ काफी लोग आ जाते हैं और चाय पी के लोग कहते हैं, मोहन भाई बहुत अच्छी चाय बनाते हो। मोहन की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। शाम को मोहन अपने घर आता है और अपनी पत्नी मीरा से कहता है, मीरा, आज भगवान की दया से दुकान में 200 रुपए की बिक्री हुई है और सबने खूब तारीफ की है। यह सुन के मीरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। अगले दिन मोहन अपने दुकान में होता है, तभी रास्ते से मुखिया का नौकर रामदास गुजरता है और मोहन की दुकान में इतनी भीड़ देखकर जलने लगता है और घर जाकर वह ये बात मुखिया को बताता है। मुखिया अपने नौकर रामदास से कहता है, इस मोहन को तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और दोनों आपस में मोहन को फंसाने की योजना बनाने लगते हैं। अगली सुबह होती है, मुखिया गांव वालों को बुलाता है। अरे भाई सुनो सुनो। यह सुन के धीरे धीरे वहाँ लोग आने लगते हैं। उनसे कहता है, अरे गांव वालों, मोहन की दुकान मत जाना। कल मेरा नौकर रामदास उसके यहाँ चाय पीने गया था, तभी उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं। गांव वाले यह सुन के हैरान हो जाते हैं और आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुखिया कहता है, बताओ मोहन को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? तभी गांव की भीड़ में मुखिया का एक आदमी बोलता है, हाँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। मुखिया किराए के 4 गुंडे करता है और सीधा मोहन की दुकान में पहुंच जाता है। वो गुंडे मोहन की दुकान तोड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन का बेटा राजू पुलिस बनकर आ जाता है और मुखिया के नौकर राजेश को पकड़कर ले आता है और मुखिया के नौकर से पूरी सच्चाई बताने को कहता है। मुखिया का नौकर राजेश कहता है, हाँ, मुखिया जी ने ही मोहन भाई फसल बर्बाद की है और मुझसे बीमार होने को भी कहा। यह सुन के गाँव वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे इस मुखिया को तो जेल होनी चाहिए। तभी राजू मुखिया को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। कुछ दिन बाद मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर में खुशी से रहने लगता है। साथ में बैठकर वो खाना खाते हैं और चैन की नींद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात था। एक छोटा सा गांव था जो खेतों और पेड़ों के बीच बसा हुआ था। उस गांव की रातें बहुत शांत होती थी, इतनी शांत कि हवा भी धीरे धीरे चलती थी, जैसे किसी की नींद में खलल ना डालना चाहती हो। उसी गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम आरव था। आरव को रात में सोने से पहले खामोशी सुनना
अच्छा लगता था। वह अपनी बिस्तर पर लेटकर खिड़की से चांद को देखा करता था। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, चांद पूरा गोल था और उसकी रोशनी पूरे गांव में फैल रही थी। घर घर दिए बुझ चुके थे, लोग नींद की गोद में जा चुके थे। आरव ने करवट बदली, उसकी आंखें भारी होने लगी। बाहर से झींगरों की धीमी आवाज आ रही थी। हवा पेड़ों से टकराकर हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। ये वही शांति थी जो नींद को बुलाती है। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा जैसे हवा धीरे धीरे उससे बात कर रही हो। हवा ने कहा, सब ठीक है, अब आराम करो। आरव की सांसें गहरी होने लगीं। बदिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगी। चांद खिड़की से अंदर झांक रहा था। उसकी ठंडी रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। वह रोशनी बहुत मुलायम थी, जैसे किसी ने सुकून ओढ़ा दिया हो। आरव को लगा जैसे कोई उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखकर कह रहा हो, डरो मत, सो जाओ। उसका शरीर ढीला पड़ गया, मन हल्का हो गया। नींद अब पास आ चुकी थी। धीरे धीरे आरव एक सपने में चला गया। वह एक हरी भरी जगह पर खड़ा था। चारों ओर घास थी, फूल खिले हुए थे और एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी की आवाज बहुत मधुर थी। वह कह रही थी, अपनी सारी थकान मुझे दे दो। आरव नदी के पास बैठ गया। उसने अपने पैर पानी में डाले। पानी ठंडा और शांत था। उसने मन ही मन दिन भर की सारी चिंता नदी को दे दे। नदी उसे बहा ले गई। पेड़ों की पत्तियां झूमी। सब कुछ बहुत धीमा, बहुत नरम था। आरव का मन पूरी तरह शांत हो गया। सपने में आसमान चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे। हर तारा जैसे कह रहा हो, सब ठीक है। आरव नरम घास पर लेट गया। घास बिस्तर जैसी लग रही थी। उसकी सांसें गहरी और समान हो गई। नदी की आवाज धीमी हो गई। हवा की सरसराहट भी कम हो गई। अब बस शांति बची। वही शांति नींद बन गई। आरव गहरी नींद में चला गया। उसके चेहरे पर सुकून था। चांद ने उसे देखा और मुस्कुराया। रात पूरी तरह सुरक्षित थी। गांव सो चुका था। सपने हल्के थे। हाँ, शुभ रात्रि। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन ना इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन ना इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन ना इसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक जंगल के पास एक छोटा सा चूहा रहता था। उसके साथ उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी रहते थे। बरसात आने वाली थी, इसलिए चूहे ने सोचा, मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाना चाहिए। चूहा रोज मेहनत करने लगा। वह कभी सूखे पत्ते, कभी घास और कभी लकड़ी के छोटे टुकड़े इकट्ठा करता। कुछ ही दिनों में उसने पेड़ के नीचे एक सुंदर और सुरक्षित घर बना लिया। घर बन जाने के बाद चूहे ने कहा, अब मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम भी जरूरी है। फिर वह जंगल में गया। वहां उसे पेड़ों से गिरे हुए मीठे फल, पेड़ों की बट्टी मिले। चूहा बहुत खुश हुआ। वह फल इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए घर ले आया।
बच्चों ने जब फल खाए तो बहुत खुश हुए और बोले, पापा आप बहुत अच्छे हैं।